नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक सामाजिक समझौता सिद्धांत थॉमस होब्स, सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रारंभ करने जा रहे हैं आज। और इसके अंतर्गत विशेष तौर पे थॉमस होब्स के विचार पढ़ेंगे। होब्स के विचार आज पढ़ रहे हैं हम। सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत के कुछ उदाहरण हमें पश्चिमी विचारकों में देखने को मिलते हैं और भारत के जो महाभारत ग्रंथ है उसके शांति पर्व में भी इसके उदाहरण देखने को मिले। जैन और बौद्ध साहित्य में भी एका दुक्का उदाहरण इसके देखने में आए। आधुनिक दृष्टि से आधुनिक समय में जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वह 16वीं और 17वीं सदी से माना जाता है और इसके प्रमुख अनुबंधवादी जो विचारक हैं उसमें होब्स, लोक और रूसो माने जाते हैं। अग्रणी विचारक अनुबंधवादी या समझौतावादी विचारकों की श्रेणी में सबसे ऊपर जो नाम आता है, जिन्होंने विस्तृत रूप से सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या की, वे हैं होब्स, लोक और रूसो। समझौता सिद्धांत ये मानता है कि एक समय विशेष पर जनता द्वारा किए गए समझौते का परिणाम राज्य है, या राज्य की उत्पत्ति जो है विकास का परिणाम नहीं है राज्य, बल्कि एक समय विशेष पर जनता द्वारा किए गए समझौते या अनुबंध का परिणाम है, समझौते का परिणाम है। होब्स को पढ़ रहे हैं हम, थॉमस होब्स, जिनका काल 1588 से 1679 तक माना जाता है। होब्स इंग्लैंड का महान दार्शनिक था। उसकी विचारधारा पर दो बातों का प्रभाव स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है। एक था उसके मन में व्याप्त भय की भावना, दूसरी थी राजवंश से उसकी निकटता। होब्स का समय वह समय था जब इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था और इस गृह युद्ध में सम्राट चार्ल्स प्रथम को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसे होब्स ने अपनी आंखों से देखा था और गृह युद्ध का यह माहौल देखने के पश्चात होब्स का यह विचार दृढ़ हो गया कि राजा नहीं हो तो अराजकता फैल जाएगी, राजा मजबूत नहीं हो, शक्तिशाली नहीं हो तो अराजकता फैल जाती है। इसलिए शक्तिशाली राजा का होना, राजतंत्र और वो भी शक्तिशाली, वो निरंकुश होना चाहिए। ऐसा उसका विचार जो है बचपन से, जब उसने गृह युद्ध का माहौल देखा, जिस अवस्था में उसका जन्म हुआ और जो स्थितियां ब्रिटेन की थी, उसको देख करके उसने एक दृढ़ निश्चय किया और एक विचार उसका निश्चित हुआ कि निरंकुश राजतंत्र ही समाज में व्यवस्था कायम कर सकता है, नहीं तो अराजकता फैल जाती है और सभी उससे प्रताड़ित होते हैं। तो उसने 1651 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लेवायथन, और उसमें उसने स्पष्ट तौर पर घोषित किया कि निरंकुश राजतंत्र ही श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, निरंकुश राजतंत्र ही होना चाहिए समाज में व्यवस्था कायम करने के लिए, जनता के हितों के लिए। तो होब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसको हम कई बिंदुओं के तहत पढ़ेंगे। मानव स्वभाव के संबंध में उसकी धारणा जो है, प्राकृतिक अवस्था के बारे में, सामाजिक समझौते के बारे में,
और जो है राज्य किस तरह का होगा, राज्य का स्वरूप क्या होगा, होब्स के क्या विचार हैं, ये पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले सामाजिक समझौता के अंतर्गत मानव स्वभाव के बारे में होब्स के विचार क्या है पढ़ रहे हैं। होब्स ने इंग्लैंड में गृह युद्ध को देखा था। संघर्ष की इस अवस्था के कारण मानव स्वभाव का घृणित पक्ष ही उसके सामने आया। मनुष्य एक स्वार्थी, झगड़ालू तथा अहंकारी प्राणी है जो सदा ही शक्ति से स्नेह करता और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। मानव स्वभाव की प्रमुख विशेषताएं हैं निजी स्वार्थ, असीमित और अनंत इच्छाएं, असुरक्षा की भावना, भय, युद्ध तथा संघर्ष और अहंकार की प्रवृत्ति। यानी मानव स्वभाव का जो चित्रण उसने किया है वह बहुत ही नकारात्मक प्रतीत होता है, क्योंकि होब्स का जन्म, होब्स की जो बचपन की अवस्था थी उसमें उसने गृह युद्ध के माहौल को देखा और मनुष्य को नकारात्मक कार्य करते हुए ही देखा, इसलिए मानव के प्रति उसका जो है दृष्टिकोण ही नकारात्मक हो गया। और मानव की जो प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में उसकी दृष्टि इस प्रकार की हो गई कि मनुष्य सिर्फ एक स्वार्थी है, झगड़ालू है, अहंकारी है, जो सदा ही शक्ति से स्नेह करता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। और मानव स्वभाव की विशेषता में उसने बताया है निजी स्वार्थ ही सर्वोपरि है उसके लिए, असीमित और अनंत इच्छाएं उसकी होती हैं, असुरक्षित वो महसूस करता है, भय है उसके अंदर, युद्ध और संघर्ष में निरंतर लगा रहता है और अहंकार की प्रवृत्ति उसकी डोमिनेटिंग जो गुण है। तो मानव स्वभाव का उसका चित्रण जो है इस प्रकार का है। दूसरा उसके विचार हम आगे पढ़ रहे हैं। मानव स्वभाव के बाद प्राकृतिक अवस्था। आपको बता दें कि जो सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारक हैं वो प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करते हैं। जब राज्य का उदय नहीं हुआ था तो प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, अच्छी थी या बुरी थी, वो अलग है। अलग अलग विचारक अपने विचार रखते हैं, लेकिन होब्स के जो विचार हैं प्राकृतिक अवस्था के बारे में वो पढ़ें पहले हम। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक दूसरे मनुष्य को शत्रु की दृष्टि से देखने लगा। मनुष्य को न्याय और अन्याय का कोई ज्ञान नहीं था और प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य है के सिद्धांत पर आधारित थी। इस अवस्था में ऐसा युद्ध होता है जो प्रत्येक मनुष्य की ओर से प्रत्येक मनुष्य के विरुद्ध होता है। ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, जल परिवहन, भवन निर्माण, यातायात के साधनों का विकास, ज्ञान, समाज आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता और मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, पाशविक एवं क्षणिक होता है। यानी जैसा मानव स्वभाव का उसने चित्रण किया है, ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति जिस अवस्था में रहता है वह निश्चित तौर पे आदर्श तो नहीं हो सकती, वह निश्चित तौर पे अच्छी नहीं हो सकती। और ऐसा ही चित्रण प्राकृतिक अवस्था के बारे में होब्स ने किया है कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक दूसरे मनुष्य को अपना शत्रु मानता है और न्याय अन्याय की भावना उसमें नहीं है, उसको ज्ञान भी नहीं है और शक्ति ही सत्य या जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो नियम है
वह इसमें लागू था। प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ युद्ध की अवस्था में रहता था और स्वाभाविक है, नेचुरली ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, जल परिवहन, यातायात, भवन निर्माण, संस्कृति, ज्ञान, साधन, समाज आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता, हो ही नहीं सकता। इतना पाश्विक व्यक्ति जो है विकास की सोच भी नहीं सकता है। और मनुष्य का जीवन जो है एकाकी है, दीन है, अकेला ही रहता है, वो दीन है, अपवित्र है, पाश्विक एवं क्षणिक होता है। कभी भी मानव का जीवन जा सकता है, क्योंकि जो हर्ष में वह युद्ध की अवस्था में रहता है और सभी को अपना शत्रु समझता है। निरंतर युद्ध की अवस्था जो है एक तरह से प्राकृतिक अवस्था है। तो प्राकृतिक अवस्था का भी बहुत ही घृणित चित्रण जो है होब्स ने किया है। अब आता है इस प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्ति ने समझौता किया होगा। समझौता राज्य की स्थापना के लिए, राज्य के निर्माण के लिए उसने समझौता किया। तो समझौते के कारण फिर क्या थे? कारण हालांकि हमें प्राकृतिक अवस्था में भी देखने को मिले। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा असहनीय प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के लिए राजनीतिक समाज के निर्माण की ओर प्रेरित हुए। यानी मानव जो है, व्यक्ति जो हैं, लोग जो हैं, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए तथा असहनीय प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के लिए राजनीतिक समाज या राज्य के निर्माण की ओर प्रेरित हुए। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और प्राकृतिक अवस्था के अंत के लिए एक तरह से समझौता करने की सोची गई। अब पढ़ते हैं समझौते का स्वरूप कैसा था, किस तरह का समझौता जो है जनता के मध्य हुआ होगा होब्स के अनुसार। नवीन समाज का निर्माण करने के लिए, राज्य का निर्माण करने के लिए सब व्यक्तियों ने एक समझौता किया। इसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति को कहता है, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति को कहता है, मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति अथवा इस जनसभा को इस शर्त पर सौंपने को स्वीकृति देता हूँ कि तुम भी अपने सब अधिकार इसको सौंपोगे और इस तरह उसके सभी कार्यों को स्वीकृति दोगे। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति विशेष या एक सभा विशेष को, एक जनसभा को एक तरह से संपूर्ण अपने अधिकार सौंपता है इस शर्त पर कि तुम सभी भी इसी प्रकार से अपने सभी अधिकार और स्वयं प्रशासन का अधिकार उसको सौंपोगे और उसके सभी निर्देशों को फिर मानोगे, उसके सभी निर्देशों को कानून की तरह से मानोगे। तो इस प्रकार का समझौता होता है, ऐसा होब्स ने कहा है। अब पढ़ते हैं इस प्रकार के समझौते के पश्चात जो राज्य का स्वरूप कैसा होगा, नवीन राज्य का रूप कैसा होगा, निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन की स्थापना करता है। होब्स इस तरह से ये जो समझौता होता है लोगों के मध्य, उससे संप्रभु का ही एक तरह से निर्माण होता है। संप्रभु उस समझौते का हिस्सा नहीं है बल्कि कृति है समझौते से, और फिर संपूर्ण जो है शक्तियाँ जनता उसको सौंप देती हैं। स्वयं के पास कोई अधिकार न के बराबर अधिकार फिर रखती हैं और उसके निर्देश मानने को तैयार होती है। तो इस प्रकार से जो राज्य उभर कर आता है होब्स के अनुसार, वह निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो होब्स निरंकुश राजतंत्र
की स्थापना इस समझौते के माध्यम से करता है। तो आज हमने होब्स के विचार पढ़े सामाजिक समझौते के संबंध में। होब्स इंग्लैंड का राजनीतिक विचारक था और उसके इसमें गृह युद्ध की स्थितियां ब्रिटेन में थी। तो गृह युद्ध में जो झगड़ा और पाशविक प्रवृत्तियां उसे देखने को मिली, अराजकता उसे देखने को मिली, तब उसने ये माना कि यदि राजा मजबूत नहीं है, राजा शक्तिशाली नहीं है, राजा नहीं है, तो समाज में अव्यवस्था रहती है। इसलिए शक्तिशाली राजा होना चाहिए और उसके विचार दृढ़ हो गए। और अपनी पुस्तक लेवायथन में भी उसी ने इसी बात पर जोर दिया है कि शक्तिशाली राजा ही समाज में व्यवस्था कायम कर सकता है, शासन कायम कर सकता है, अनुशासन कायम कर सकता है और उससे विकास संभव है। धन्यवाद।